हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री। एंड हमने स्टीरियो केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डीबीई यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में बात की थी। तो इसका पता चलते ही हमें पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर में कितनी रिंग्स होंगी, डबल बॉन्ड होंगे या फिर कितने ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। तो आप एक बार रिव्यू ले लीजिए थोड़ा सा कि हमने डीबीई को डिस्कस किया था। तो डीबीई क्या होता है? नंबर ऑफ़ कार्बन एटम माइनस नंबर ऑफ़ मोनोवैलेंट एटम डिवाइड बाई 2 प्लस नंबर ऑफ़ ट्राईवैलेंट एटम डिवाइड बाई 2 प्लस 1। सो आज हम कुछ कंपाउंड्स देख रहे हैं जिनका अब मैं मोलिकुलर फार्मूला आपको देना चाहती हूँ और उनका डीबी कैलकुलेट करेंगे। उनका डीबी क्या होता है देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है C6H5OH। इसमें अगर हम डीबी कैलकुलेट करें इस कंपाउंड का तो वो क्या होगा? कार्बन एटम 6 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, क्योंकि ट्राईवैलेंट एटम है नहीं तो 0 हो जाएगा, 0/2 0। सो स्किप कर दिया मैंने आपकी सफिशिएंसी के लिए। 6 माइनस 6/2 प्लस 1 मीन्स 6 माइनस 3 प्लस 1 एंड इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। सो 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें या तो 2 डबल बॉन्ड हों, ये 2 रिंग्स हों, 2 रिंग्स 2 डबल बॉन्ड्स। बट इसकी मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन हमें ये दिखाई दे रही है, क्योंकि हम इस कंपाउंड से जान पहचान रखते हैं। इट्स दैट कंपाउंड बेंजीन रिंग एंड OH। तो एक डबल बॉन्ड, एक इक्विवेलेंट एक रिंग के लिए, और ये 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड्स के लिए और एक रिंग के लिए। सो टोटल 4 हमारे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला पे चलते हैं। C6H8N2, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो क्या होगा? नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 6 माइनस मोनोवैलेंट एटम 8 डिवाइड बाई 2 प्लस ट्राईवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 4 4। यहाँ से भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आ रहा है। तो इसकी भी मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर वही होगी। और ये भी हो सकता है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट ना करता हो, कि यहाँ पे ऐसा कोई कम्बिनेशन ना बने कि इसमें 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे आते हों इस स्ट्रक्चर के इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग। सो हो सकता है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला गलत हो। ओके, तो ये आपको पहचानने में भी काम करेगा कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक्चुअल में स्ट्रक्चर में इतने आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या होगी। अगर आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा है तो इट मीन्स इट मे रॉन्ग। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। C4H6O, यहाँ से हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे 4 माइनस 6/2 प्लस 1, क्योंकि ट्राईवैलेंट एटम यहाँ पे है नहीं तो 4 माइनस 3 प्लस 1 5 माइनस 3 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे यहाँ से आ रहे हैं। सो नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। मैंने सोचा कि एक बार BSc का थोड़ा सा कवर अप करवा देते हैं तो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो BSc की स्टीरियो केमिस्ट्री से मैं अगर स्टार्टिंग करूँ तो BSc की स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं जो टॉपिक करवाना चाहूँगी उस बुक से, जो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री की मोस्ट प्रोबेबल बुक है, जो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करती हैं। तो सबसे पहले मैं करवाना चाहूँगी इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आपको बहुत हेल्प करते हैं किसी भी एटम की कायरलिटी को फाइंड आउट करने में। तो पहले हम कायरलिटी वायरलिटी की बात नहीं करेंगे, पहले हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। उसके बाद जो हमसे हमारी जो उम्मीदें हैं कि कायरल होगा नहीं होगा उन पे बात करेंगे, कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देती हूँ कि क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एक्चुअल में सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री 4 टाइप्स की होती है। एक्चुअल में सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री जो हमारी होती है वो मेनली 4 टाइप्स की होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड नेक्स्ट वन इज इन्वर्जन या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको। सो और एक मेन सिमेट्री होती है जो कॉमन होती है सब में,
आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सारे अकॉर्डिंग टू सिमेट्री हैं, इनके कुछ प्रॉपर एलिमेंट्स होते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक सिंगल एक्सिस होता है, वन एक्सिस। प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक सिंगल प्लेन होता है जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल से पास करना होता है, और जिसके बाद अगर हम उस मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि एक कोई भी प्लेन उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो मॉलिक्यूल सिमेट्री को कंटेन कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू टेबल मैंने बताया भी था पहले कि कायरलिटी, कायरल होने के लिए क्या कंडीशंस होंगी, सिग्मा, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको CN से, इसको SN से और इसको I से। इसमें रोटेशन, परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्शन होता है, और इसमें एक सेंटर ऐसा ढूंढना होता है जहाँ से उस कंपाउंड के राइट साइड जाएं तो सेम और लेफ़्ट साइड जाएं तो सेम कंपाउंड हो, इस साइड जाएं तो सेम कंपाउंड हो, मतलब किसी भी एंगल में वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हर एक डायरेक्शन में उस कंपाउंड में प्रॉपर सेम एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तो इसको हम कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए, सिग्मा, SN और I, इन तीनों में से एक भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं, सिग्मा, SN और I, इनमें से एक भी होना नहीं चाहिए। तो आप बोलेंगे कि ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। इसके लिए कंपाउंड एकायरल में कुछ अलग ही कंपाउंड बनेगा, जिसको हम एक अलग ही नाम देंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगी ये चीज़ें कि ये होगा तो क्या होगा, ये तीनों नहीं होंगे तो कायरल होगा, और अगर इन तीनों में से कोई भी एक आ जाता है तो वो अकायरल होगा, ओके। तो हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इन पॉइंट्स के बारे में कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इन्वर्जन सेंटर क्या होता है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो मोस्टली तो हम यहीं देख के पता चल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये, और मोस्ट रेयर केसेस में SN देखने की हमें रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही रेयर कंपाउंड ऐसे मिलेंगे। तो आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, इसमें यही है कि लैक ऑफ सिमेट्री जिस कंपाउंड में होगी वो कायरल होगा। जिसमें सिमेट्री है, मतलब उसके अंदर सिमेट्री आ गई तो उसकी अटैचमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे तो वो कायरल नहीं होगा, क्योंकि कायरल की कंडीशन ये होती है कि जो भी अटैचमेंट उसके साथ है, वो 4 अटैचमेंट हैं, सबसे पहले sp3 होना चाहिए, फिर जो भी अटैचमेंट है वो डिफ़र करनी चाहिए, हर एक एटम अलग होना चाहिए, एक एटम एटलीस्ट एक एटम डिफरेंस होना चाहिए, तो वो अपने आप डिफरेंस हो जाएगा। तो कायरलिटी के लिए ये चाहिए होता है हमें। और अगर किसी भी कंपाउंड में सिमेट्री आ गई, दो कंपाउंड सेम हो गए तो डिफरेंस कहाँ गया, डिफरेंस है ही नहीं, तो कायरलिटी नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले हमें sp3 सेंटर ढूंढना पड़ता है, फिर उसमें डिफरेंस होना चाहिए कि मतलब सारे अटैचमेंट्स जो है वो अलग अलग, सारे बॉन्ड्स जो हैं अलग अलग एटम से कनेक्टेड होने चाहिए। ओके, तब जाके कंपाउंड जो है कायरल होगा। तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम आगे की वीडियोस में, डिस्कस करेंगे कि कायरलिटी क्या होती है। उससे पहले आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए कि मॉलिक्यूल को किस तरह रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं 3D में, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी क्या होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्टीरियो प्लस केमिस्ट्री। स्टीरियो मीन्स सॉलिड और केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी भी पर्टिकुलर की स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाएगा। ओके, तो सॉलिड यानी कि 3D, सॉलिड क्या होते हैं, 3D में होते हैं। 3D में किसी पर्टिकुलर की स्टडी करना वो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाएगी। तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री की सीरीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ, पूरी की पूरी सीरीज़ में आगे तक लेकर जाऊँगी, जिसमें BSc MSc सब कुछ कवर होगा। एंड अप्रोक्सीमेट मैं सोच रही हूँ कि नेट लेवल तक का आपको कवर करवाऊँ, ताकि आप कोई भी वीडियो देखें स्टीरियो केमिस्ट्री की तो उसे पूरा मटेरियल मिले वहाँ पे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि मैं नेट लेवल का भी क्लियर करवा दूँ। होप सो, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन के
कुछ वेज होते हैं पर्टिकुलर, तो वो मोलिकुलर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे सीखेंगे वो देखिए कि किसी भी मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 मेन रिप्रेजेंटेशंस हैं। पहला है वेज रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, थर्ड है न्यूमैन, फोर्थ है फिशर। तो वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि कार्बन है, ये एटम कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है, ये टेट्रावेलेंट है। और ये किसने बताया था? केकुले ने बताया था कि ये टेट्रावेलेंट होता है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कंटेन करता है। ये वॉन्टॉफ और लीवेल ने बताया था 1874 में। और फिर 1901 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज़ वॉन्टॉफ और लीवेल को ही गया था। ओके, ये थोड़ी सी आप दिमाग में चीज़ें रख लीजिए, बहुत काम आएंगी। तो पहले है, तो देखिए हमारी वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वेज रिप्रेजेंटेशन को फ्लाइंग वेज भी बोल दिया जाता है। तो इसमें देखिए कार्बन जो है उसके पास वो टेट्रावेलेंट होता है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा? टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 2 बॉन्ड्स प्लेन में होते हैं और एक बॉन्ड हमारा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है और एक हमारा टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, जैसे कि हम इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को देख रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड हमें अपनी साइड दिखाई देगा और ये वाला बॉन्ड दूर दिखाई देगा और ये दोनों बॉन्ड प्लेन में होंगे एज इट इज़। और इनको हम बोलते हैं लाइन, इनको बोलते हैं डैश्ड, हैश या डॉटेड या ब्रोकन लाइंस, और इसको बोलते हैं सॉलिड या थिक लाइंस। जैसे ये 4 हैं, आपके 4 हैं, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको। देखिए जैसे ये जो कैप लगा पेन है और ये बिना कैप का पेन है, ये मे बी इन प्लेन, और ये इस साइड वाला आपकी तरफ है और जो पिंक वाला है वो दूर की साइड है। तो आप इनको ऐसे एज्यूम कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, वो दूर पीछे हो गया, या ऐसे कर सकते हो, ये आगे वो पीछे हो गया ये वाला, और ये दोनों प्लेन में। तो हमारी वेज रिप्रेजेंटेशन में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो हैं सिंगल होने चाहिए, सिंगल ऑक्यूपाइड होने चाहिए। और ये सारे ग्रुप्स हैं, अटैचमेंट इनकी अलग अलग होने चाहिए, ये 4 ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अगर 2 कार्बन के लिए हम फ्लाइंग वेज फार्मूला या फिर वेज रिप्रेजेंटेशन को अप्लाई करते हैं तो 2 कार्बन सेंटर ऐसे डॉटेड देखेंगे, फिर ये डैश 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 यानी कि दूर है ऑब्जर्वर से, जो हम ऑब्जर्व करने वाला है हम हैं जैसे, उनसे दूर है, अवे फ्रॉम है, उनको बोलते हैं डैश्ड लाइन, डॉटेड लाइंस, हैश्ड लाइन। और ये होते हैं सॉलिड वेज लाइंस, और ये प्लेन में। ओके, ये बॉन्ड नहीं आ सकता क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन, ये बॉन्ड इससे कनेक्शन हो गया इसका। ये नॉर्मल हम इथेन के लिए होता है ये। अगर 2 से या 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जिगजैग लाइंस में पहले कार्बन चेन को ऐसे, ये जो मिनिमम जो कार्बन चेन्स हैं उनको ऐसे अरेंज किया, उसके बाद जो ग्रुप जहाँ है, जिस पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह लगा दीजिए। ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, ये 5 पोजीशन, ये कोई अटैचमेंट है तो वो, या फिर कार्बन जो भी है वो लगा दीजिए आप। इस जो भी हमने जिगजैग लाइन ड्रॉ की है उसके बीचों बीच एक सेंटर कर लीजिए, वो सेंट्रल एक्सिस होगी, उससे ऊपर वाले अप बॉन्ड्स होंगे या एलिवेटेड बॉन्ड्स होंगे, उठे हुए बॉन्ड्स होंगे, और ये पीछे वाले डाउन बॉन्ड्स होंगे, डिप्रेस्ड बॉन्ड्स होंगे। वो तो वेज रिप्रेजेंटेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सीन मतलब जो 2 ग्रुप्स हैं वो अपने आप में एक सिमेट्री लिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बी ग्रुप है, ये बी ग्रुप अगर इसमें सॉलिड लाइंस पे होता तो वो सिन होते एक दूसरे के। C1 और C2 में क्या रिलेशन है, C1 और C2 में एंटी रिलेशन है, एंटी मतलब ठीक उल्टा। अगर यहाँ पे ये ए ग्रुप डैश में है तो यहाँ वेज में होगा। नेक्स्ट कार्बन पे ऊपर डिपेंड करता है कि सिन है एंटी है, उस पोजीशन में आप देख लीजिए। अगर ये एटम यहाँ पे वेज में है या डैश में है तो यहाँ उसका उल्टा होगा तो एंटी, अगर सेम टू सेम होगा तो सिन रिलेशन होगा। अगर हम इंटर कन्वर्जन करें एक दूसरे का,
वेज में ही, वेज में ही, तो 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री रोटेट हम कर सकते हैं। अगर हम 60 डिग्री रोटेट करें इसको, या एन एज्यूम 90 डिग्री डायरेक्ट, या 120 डिग्री रोटेट करें, तो कुछ ऐसा होगा कि 120 डिग्री पे कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, नो चेंज। और 90 और 180 डिग्री पे चेंज ऑब्जर्व्ड होगा। तो आप इतना ध्यान रखिए कि 120 पे कोई चेंज हमें नहीं मिलेगा, 90 और 180 पे चेंज मिलेंगे। ऐसे ये कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन की, उनके लुकअप की छोटी सी टेबल है जो मैंने आपको पहले करवा दी। पहले देखिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम है तो आइसोमर्स होंगे, अगर नहीं है तो डिफरेंट कोई कंपाउंड होगा। आइसोमर्स हैं, उसके बाद उनकी कनेक्टिविटी देखिए कि किस एटम की कनेक्टिविटी किसके साथ है। अगर उनकी कनेक्टिविटी सेम है तो वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, अगर कनेक्टिविटी सेम नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर आइसोमर्स मैंने कल की वीडियो में कवर करवाए हैं, फंक्शनल, पोजिशनल, रिंग चेन, ऐसे आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स आगे हम पढ़ेंगे बाई बॉन्ड ब्रेकिंग और बाई रोटेटिंग। तो रोटेशन में आते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और बॉन्ड ब्रेकिंग में आते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को हम दो तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो दो बॉन्ड को आप कांस्टेंट रख लीजिए या एक बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, तो आपको वो स्ट्रक्चर, वही फॉर्मूला, वही स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो कन्फर्मेशंस जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं, लेकिन कन्फिग्रेशन एक कंपाउंड की, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की सिंगल होगी। उसके बाद जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, एनेंशियोमर होते हैं या डायस्टेरियम होते हैं, वो देखेंगे। उनकी मिरर इमेज अगर है तो एनेंशियोमर या आइडेंटिकल में से एक होगा, अगर नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, तो डायरेक्ट बोल दीजिए वो डायस्टेरियोमर है। और नेक्स्ट कंडीशन में कि मिरर इमेज है, लेकिन कौन सा टाइप की मिरर इमेज, सुप्रीम पोज कर रही है या नॉन सुप्रीम पोज। अगर सुप्रीम पोज कर रही है तो आइडेंटिकल होगा, अगर नॉन सुप्रीम पॉसिबल है तो एनेंशियोमर होगा हमारा। तो नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज के लिए हम क्या करेंगे, नॉन सुप्रीम पॉसिबल में हम क्या करेंगे, सिग्मा एसएन या आई की एब्सेंस देख लीजिए। अगर एब्सेंस है तो वो पक्का एनेंशियोमर है, कायरल है, और एनेंशियोमर हमेशा कायरल होते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, आप इसे कवर अप कर लीजिए। उसके बाद हम कन्वर्जन देखेंगे एक वेज का दूसरे वेज रिप्रेजेंटेशन में, 60 डिग्री पे, 120 या 180 रोटेशन पे, और किस टाइप की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।